गुड मॉर्निंग। तो अब हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर बिहार को। तो मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ। तो देखिए, मौर्य के बाद शुंग आ गए थे। शुंग वंश का शासनकाल जो है वो 185 ईसा से 75 ईसा पूर्व तक रहा। मतलब 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक रहा। यहाँ ईसा पूर्व होना चाहिए, है ना, ईसा पूर्व। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था पुष्यमित्र। पुष्यमित्र का शासनकाल जो है 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक था। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुट राम विहार को 3 बार नष्ट करने का प्रयत्न किया? तो ये किया था पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार तथा बौद्धों के साथ उत्पीड़क के और आक्रामक व्यवहार किया। दरअसल ये कंट्रोवर्सी है। कई जगहों पे हम देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने कई जगह विहारों को धन भी उपलब्ध कराया, लेकिन बड़ी संख्या में उन्होंने जो है वो बौद्ध धर्मावलंबियों को चोट पहुंचाई। इसके कई कारण हो सकते हैं, हम लोग फिर इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ? देखिए, उस समय शुंग वंश का शासन था, ठीक है ना। शुंग वंश का जो शासन था ना, उस समय में जो है डेमेट्रियस ने आक्रमण किया था पाटलिपुत्र पर। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था 185 ईसा पूर्व में। 185 ईसा पूर्व में, यानी कि जैसे ही शुंग वंश सत्ता में आया, डेमेट्रियस ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था, तो ये किया था पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो वो था कण्व वंश का, ठीक है ना। वासुदेव कण्व ने स्थापना की थी। कण्व वंश का शासन 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक रहा। कण्व वंश का संस्थापक था वासुदेव। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसके सचिव वसुदेव ने मगध में कण्व वंश की नींव डाली थी। कण्व वंश की सत्ता समाप्त की। कण्व वंश की सत्ता समाप्त की आंध्र के सातवाहनों ने कण्व वंश की सत्ता जो है समाप्त कर दी थी। कण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? तो ये किया था मित्र वंश के राजाओं ने कुछ समय के लिए शासन किया था। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, ये हुए हैं बोधगया से, ठीक है ना। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बोधगया से। वहाँ पे बौद्ध धर्म का भी समझिए जो बहुत प्रमुख केंद्र है बोधगया, वहाँ से प्राप्त हुआ है। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो ये दिया था अश्वघोष को, ठीक है। कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त किया तथा हरजाने के रूप में वहाँ से अश्वघोष बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा एक अद्भुत मुर्गा ले गया था, ठीक है ना। अद्भुत मुर्गा भी ले गया था साथ में। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है। जो सही क्रम है, देखिए, सबसे पहले तो हर्यंक आए, फिर शिशुनाग आए, फिर नंद आए, फिर मौर्य आए, फिर शुंग आए, फिर कण्व आए। तो इसका सही उत्तर सी है ना। हर्यंक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग और कण्व। शुंग वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। कण्व वंश की राजधानी थी, तो ये भी थी पाटलिपुत्र। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था। कब किया था? पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया था, ठीक है ना। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था। कलिंग कहाँ है? वहीं पर बाद में जहाँ पर अशोक ने आक्रमण किया था। अशोक ने पहले आक्रमण कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? तो ये किया था अंग एवं मगध से। उपहारों में जिन की प्रतिमा तथा पदचिन्ह शामिल है। तो कहाँ से? अंग और मगध से जो है कीमती उपहार प्राप्त किए थे। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा। तो ये शासन रहा लिच्छवियों का, संभवतः, ठीक है ना। मतलब कुछ प्योर नहीं कहा जा सकता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मगध पर शक मुरुंडों का नियंत्रण हो गया था। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक था।
तो ये था कनिष्क। गुप्तकालीन बिहार को देखते हैं, ठीक है ना, हम लोग गुप्तकालीन पर आ गए हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, चंद्रगुप्त प्रथम का। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंशों की स्थापना का वर्ष था। तो ये स्थापना का वर्ष है 320 ईस्वी। अब ईस्वी में आ गए हैं, ईसा पूर्व बहुत पीछे छूट गया। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो ये विवाह किया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। कहाँ की थी? तो ये की थी पाटलिपुत्र में। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त में गुप्त वंश का भी प्रचलन किया था। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दौहित्र कहा है? तो ये कहा है समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने खुद को क्या कहा है? लिच्छवी दौहित्र कहा है। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय को बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है। गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी, तो ये थी पाटलिपुत्र। गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ये थी पाटलिपुत्र। किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो ये मांगी थी उसने समुद्रगुप्त से। मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी ना। खास प्रश्न ये सब बनता है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। तो ये गुप्त समय में हुआ था। ये नालंदा जो है वो गुप्तों ने उसको स्थापित किया था। बीपीएससी 643 में ये आया हुआ प्रश्न है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था, तो ये था कुमारगुप्त, ठीक है ना। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो ये था कुमारगुप्त। और यहीं से ये मालूम पड़ जाता है कि गुप्तों ने इसको स्थापित किया। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई, तो ये हुई गुप्त काल में। महाबोधि की मंदिर की स्थापना कब हुई? तो गुप्त काल में। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? देखिए ये रहा था 3 साल। फाहियान 3 साल तक रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भ्रमण पर आया। इसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपियाँ प्राप्त करना था। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? आर्यभट्ट का संबंध जो है वो था पाटलिपुत्र से। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? तो ये हुई थी शाहाबाद से। शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट अब रहा नहीं, लेकिन उस समय शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता था जिस समय यह मूर्ति मिली थी। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो ये प्राप्त हुई है सुल्तानगंज से। राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिन चित्र हैं। यह किस काल के हैं? तो ये भी गुप्त काल के हैं। राजगीर में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? देखिए ये माना जाता है गुप्त काल में, ठीक है, कि गुप्त काल में ये हुआ। जरासंध जैसे जो कैरेक्टर है ना, ये फिक्सियस कैरेक्टर ज़्यादा है, मतलब रियलिटी में बहुत बाद में महाभारत की रचना हुई और इसमें ये इन लोगों को डाल दिया गया है, नहीं तो उतना पुराना साक्ष्य मिलता नहीं है। तिरभुक्ति आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था, तो ये था गोविंदगुप्त। कौन था राज्यपाल? तो गोविंदगुप्त। गोविंदगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था, तो ये था नालंदा, ठीक है। प्राचीनतम केंद्र कौन था? तो ये नालंदा था। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। सब लोग बौद्ध धर्म की पढ़ाई करने के लिए ही आते थे यहाँ। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था। ये फाहियान किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था। किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों का मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। तो ये कहा है फाहियान ने। देखिए उस समय कितनी आगे की सोच थी, बहुत आगे। गुप्त संवत का प्रारंभ होता है
गुप्त संवत का जो प्रारंभ होता है वो कब से होता है? तो वो होता है 320 ईस्वी से। गुप्त संवत का प्रारंभ होता है 320 ईस्वी से। निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की? तो ये की थी चंद्रगुप्त II विक्रमादित्य ने। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? तो ये था हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता था हरिसेन। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? तो ये किया समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त काफ़ी बड़ा विजेता था। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय के अभियानों की चर्चा है? समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की चर्चा है प्रयाग प्रशस्ति में। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? देखिए क्या कारण थे, एक कारण तो हो नहीं सकता है। हुनों का आक्रमण हो रहा था उस समय में, प्रशासन का सामंती स्वरूप डेवलप हो गया था, तो अलग अलग सत्ता के पॉकेट बन गए थे, और कमज़ोर शासक भी रहे बाद में। तो इस कारण से गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। आर्थिक कारण इसमें शामिल नहीं है, ठीक है ना। तो 1, 2 और 3 ही होगा। हुनों का आक्रमण हो रहा था, प्रशासन का सामंती स्वरूप था, और कमज़ोर शासक थे। मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? तो ये हुआ था नरसिंह गुप्त के समय में। गुप्तकालीन ज्ञान, देखिए मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासन के समय में हुआ था? तो ये हुआ था नरसिंह गुप्त के समय में। गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इसमें योगदान करने वाले विद्वान थे, तो ये थे वराहमिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। वराहमिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त, ये तीनों ही थे। मगध के परवर्ती गुप्त शासक, अब देखेंगे हम लोग मगध के परवर्ती गुप्त शासक को। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक था, तो ये था कृष्णगुप्त। परवर्ती मगध के शासक थे, तो ये थे कृष्णगुप्त। कृष्णगुप्त का शासनकाल लगभग 510 से 525 ईस्वी तक रहा। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मखौरी शासक को पराजित किया था? तो ये किया था कुमारगुप्त III ने। मखौरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया? तो दामोदर गुप्त को पराजित करके अधिकांश को जीत लिया था। हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? तो ये बनाया था माधव गुप्त को। हर्षवर्धन का प्रतिनिधि कौन था? तो ये था माधव गुप्त। हर्षवर्धन की मृत्यु उपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था? तो अंत किया था आदित्य सेन ने। बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण किया था। मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो ये किया था आदित्य सेन ने। मगध के परवर्ती गुप्त वंश के अंतिम शासक था, तो अंतिम शासक कौन था? तो ये था जीवितगुप्त II। अब देख लेते हैं। कनौज के शासक ने जीवितगुप्त II की हत्या कर इस वंश का अंत कर दिया था, ठीक है, तो वही शासक था। परवर्ती गुप्त का अंतिम शासक था जीवितगुप्त II। जीवितगुप्त II को किसने मार दिया था? कनौज के शासक ने जीवितगुप्त II की हत्या कर इस वंश का अंत कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य क्षत्रियों का विजेता कहा गया है? तो ये असंख्य क्षत्रियों का विजेता कहा गया है कृष्णगुप्त को। यह विद्वानों द्वारा सदा घिरा रहता था। अब यहाँ देखते हैं मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उसके उपाधियों को सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं। हर्षगुप्त, हर्षगुप्त को हम लोग ले दे तो कहाँ तक आएगा ये? हर्षगुप्त क्या था? हम लोग इसका उत्तर 80 के करीब ज़्यादा देख लेते हैं एक बार, है ना। तो हर्षगुप्त क्या था? वीर योद्धा था हर्षगुप्त, है ना। कुमारगुप्त क्या था? कुमारगुप्त तो ये था महाराजा धीराज। जीवितगुप्त क्या था? देखिए कुमारगुप्त जो था ये था राजाओं में सिरमौर, ये नहीं होगा, 4 नहीं होगा।
जीवित गुप्त था राजाओं में महाराजा धीराज। ये एक मिनट रुक जाइए, है ना, ये मैंने गलत कर दिया, एक बार फिर से देखते हैं। हर्षगुप्त जो था ना, हर्षगुप्त, ठीक है ना, हर्षगुप्त था वीर योद्धा, ठीक है। और इसके बाद कुमार गुप्त जो हो जाएगा वो है महाराजा धीराज। जीवित गुप्त जो हो जाएगा वो हो जाएगा राजाओं में सिरमौर। और आदित्य सेन जो हो जाएगा वो परम भट्टारक महाराजा धीराज, ठीक है। तो इस तरीके से ये है। एक बार मैं फिर से अलग कॉपी में भी इसको बता दूंगा, यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही मैंने किताब को ही ज़्यादा गंदा कर दिया। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? तो ये कहा जाता है जीवित गुप्त के बारे में। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक था। तो ये था आदित्य सेन। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुए से भारत की यात्रा की? तो ये की थी आदित्य सेन ने। मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम है। अब सही क्रम हम लोग देखें तो मुझे लगता है बी ज़्यादा सही होगा। अभी चेक कर लेते हैं इसको, है ना। हाँ बिल्कुल, है ना, मेरा सही था कहना कि पहले कृष्णगुप्त था, फिर हर्षगुप्त था, फिर जीवित गुप्त, कुमार गुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त, माधव गुप्त और आदित्य सेन। ये रहा इसका जो है क्रम रहा। मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम है कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवित गुप्त, कुमार गुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त, माधव गुप्त, आदित्य सेन। चलिए, याद रखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि यहाँ से 30 नंबर बनते हैं, तो इसको तो घोटना जरूरी ही है। आगे देखते हैं। गुप्तोत्तर युग और बिहार। चीनी यात्री इर्सिंग बिहार का भ्रमण किया लगभग 673 ईस्वी में ये किया भ्रमण। इर्सिंग 673 ईस्वी में भारत आया। इर्सिंग ने 675 ईस्वी से लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। चलिए, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में उसने शिक्षा ग्रहण की। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो ये था नालंदा। हर्षवर्धन का टाइम था तो नालंदा प्रसिद्ध था। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 635 से 640 यानी 5 वर्षों तक अध्ययन किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था कितने साल तक? तो 5 सालों तक अध्ययन किया था उसने। देखिए, जो भी चीनी यात्री आते हैं ना, वो नॉर्मली उनका जो रहता है कि अध्ययन करना बौद्ध धर्म का। वेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में की? है ना, देखिए ये तो यहाँ पे 585 में की थी, है ना। यहाँ पे ये मिट गया है डेटा, मैं वापस से इसको दूसरे कॉपी में करवा दूंगा, ठीक है ना। बोधगया की महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुँचाने वाला शासक कौन था? तो ये था शशांक। शशांक बंगाल का शासक था जो क्रूर एवं धर्मांध था। अब देखते हैं पालकालीन बिहार को हम लोग देखते हैं। पाल वंश के संस्थापक थे, तो पाल वंश के संस्थापक थे ना, वो गोपाल था। गोपाल चुना हुआ राजा था। अगर मैं इसके सब्जेक्टिव अगर पूरा पढ़ के बताता हूँ तो वहाँ से आपको मालूम पड़ेगा काफ़ी कुछ। गोपाल चुना हुआ राजा था। गोपाल का शासनकाल 750 से 770 ईस्वी तक रहा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था, तो ये था धर्मपाल। धर्मपाल का शासनकाल 770 से 810 तक रहा था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? तो ये किया था पाल वंश के शासक ने। अभी देख ही चुके हैं कि धर्मपाल है तो पाल वंश हो जाएगा। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो ये था भागलपुर में। यह भागलपुर पाथर घाट में स्थित था। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था, तो ये था हर्ष, धर्मपाल एवं देवपाल। तीनों ही, हर्ष ने भी दिया था, धर्मपाल और देवपाल तीनों ने दिया था। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान दिया था। मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक था, तो ये था देवपाल। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया? तो महायान को। सबने महायान को ही प्रश्रय दिया था। किस शासक के
काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था। तो ये देवपाल के समय में इसने किया था कि इसके लिए देवपाल ने 5 गांव दान के रूप में दिए थे। 5 गांव इसलिए दान में दिया था ताकि इसका खर्चा चलता रहे। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांव को दान में दिया था? तो ये दिया था धर्मपाल ने। किस शासक ने ओदंतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? तो ये करवाया था गोपाल ने। किस काल में कांसे की मूर्तियों की निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था? तो ये हुआ था पाल युग में। बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की शैली के निर्माण में निर्णायक देन थी। तो ये निर्णायक जो देन थी ना, धीमन एवं विठपाल की थी। धीमन पिता थे और विठपाल उनका पुत्र था। पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं विठपाल कहाँ के निवासी थे? ये दोनों जो थे ना, नालंदा के निवासी थे। धीमन और विठपाल कहाँ के थे? नालंदा के निवासी थे। पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली है, इसका साक्ष्य मिलता है? तो नालंदा एवं कुकड़ीहार गया से इसका साक्ष्य मिलता है? नहीं, यहाँ से नहीं मिलता है। पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं विठपाल समकालीन थे, तो धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे ये। और पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढाली गई, इसका साक्ष्य मिलता है? इसका साक्ष्य मिलता है नालंदा एवं कुकड़ीहार गया से। चित्रित पांडुलिपि अष्ट सहस्राणिक प्रज्ञा परमित और पंचरक्ष किस युग के हैं? तो ये सब जो है ना, ये सब पाल युग के हैं। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है नालंदा से। पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे, तो ये कहाँ से करते थे? ये पाटलिपुत्र से करते थे। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था, तो ये कहा जाता था मगध को, ठीक है ना, मगध को श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था। संभवतः अंग पुंडवर्धन भुक्ति थे। देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था नालंदा में। अब देखते हैं मिथिला के कर्नाट वंश को। मिथिला के कर्नाट वंश को देखिए तो मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1097-98 में किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था रामपाल के शासनकाल में। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक था, तो ये था नन्यदेव। मिथिला ने कर्नाट शासकों की राजधानी थी, तो ये थे सिमरावगढ़। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था, तो ये था हरि सिंह। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था, तो ये था हरि सिंह। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ, तो ये हुआ 1378 ईस्वी तक। बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? तो ये हुआ था कर्नाट शासक के समय में। तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत आया था, तो ये आया था 1234 ईस्वी में। बख्तियार खलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य का पर किसका शासन था? तो ये था नरसिंह देव का। तुर्क सेनापति तुगडिल तुगना द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री है, तो ये है, देखिए, धर्मसामिन और मुल्ला तकिया, दोनों ने बोला है इसके बारे में। धर्मसामिन और मुल्ला तकिया। तुर्क सेनापति तुगडिल तुगल द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री है, तो ये है धर्मस्वामिन और मुल्ला तकिया। तुगडिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक था, तो ये था राम सिंह देव। कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो ये था हरि सिंह देव। आगे देखते हैं मध्यकालीन। अब देखते हैं पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ था? तो ये हुआ था हरि सिंह देव के समय में।
हरि सिंह देव के समय में पंजी प्रबंध जो है विकसित हुआ था। अब मध्यकालीन बिहार में देखते हैं, बिहार में तुर्कों का आगमन। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो ये था बख्तियार खिलजी, इब्ने बख्तियार खिलजी। इसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी, तो ये थे बिहार शरीफ या उदंतपुरी की विजय इसकी सबसे महत्वपूर्ण थी, विजय थी। उसने बिहार शरीफ पर विजय 1198 में प्राप्त की थी। बख्तियारपुर नामक शहर की स्थापना बख्तियार खिलजी ने करवाया। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 1198 में हुई थी तुर्क सत्ता की स्थापना। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया था, तो कहाँ बनाया था? ये बनाया था बिहार शरीफ को। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो ये ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी के शव को बिहार शरीफ में ही दफनाया गया है। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पालवंशीय शासक था, तो ये था पालवंशीय शासक इंद्रयुम्नपाल। ठीक है, इंद्रयुम्नपाल था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था, तो ये था लक्ष्मण सेन। बिहार में सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? तो ये हुआ है 12वीं शताब्दी में। सूफी संत कब आने लगे बिहार में? तो 12वीं शताब्दी में आने लगे। बिहार में आने वाले पहले सूफी संत थे, पहले सूफी संत कौन थे? तो ये थे मोमिन आरिफ। मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? ताज फकीर के साथ संबंध है मनेर विजय का। अब देखते हैं सल्तनत कालीन बिहार को देखते हैं। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था, तो ये था इल्तुतमिश। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान था, तो ये भी था इल्तुतमिश, इसने ही अधीन किया था। इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? देखिए, हिसामुद्दीन एवज को उसने पराजित किया था और बिहार पर अधिकार किया था। निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? तो मुबारिज़ खां कभी प्रांतपति नहीं रहा था। इसमें से तुगान खां था, सैफुद्दीन ऐबक था और हातिम खां रहा था बिहार का प्रांतपति। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तो ये हुआ था तुगलक काल में। इसलिए तुगलक काल जो है ना बिहार के इतिहास में जो है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बीपीएससी में भी देखिएगा तो तुगलक काल से बहुत प्रश्न आते हैं। बिहार के कर्नाटक वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान था, तो ये था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने पराजित किया था हरि सिंह देव को। कर्नाटक वंश के शासक हरि सिंह देव को किसने पराजित किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो दरभंगा का। दरभंगा का नाम जो था ना, दरभंगा का नाम उसने क्या कर दिया था? तुगलकपुर कर दिया था। दरभंगा में एक दुर्ग, एक जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान था, तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी, तो ये थी बिहार शरीफ। बिहार शरीफ आधुनिक नालंदा जिले में स्थित है अभी। किस राज्य का नाम बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो ये दिया था तुर्कों ने। इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की संख्या अधिक थी, अतः इन्होंने इस क्षेत्र का नाम क्या दिया? विहारों का प्रदेश दे दिया। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा था? तो ये पड़ा था तुगलक काल में। बिहार राज्य का नाम बिहार पड़ा तुगलक काल में। मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में था? तो ये था तुगलक काल में। मलिक इब्राहिम बिहार के महत्वपूर्ण प्रशासकों में से एक था। मलिक इब्राहिम जो है वो बिहार के महत्वपूर्ण प्रशासकों में से एक था। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा है, तो ये मकबरा है बिहार शरीफ में। बिहार के प्रसिद्ध
संत शेख अहमद चिड़मपोश से भेंट किया सुल्तान ने किया था? तो ये किया था फिरोज तुगलक। बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिड़मपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? तो फिरोज तुगलक ने उनसे मुलाकात किया था। फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख बिहार शरीफ में मिलता है। फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख कहाँ मिलता है? बिहार शरीफ में। आगे देखते हैं, उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों के का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ? तो ये हुआ था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ? ये हुआ गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद तुगलक के काल में तिरहुत का क्षेत्र सल्तनत में मिला लिया गया था। 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तो वैनवाड़ वंश का शासक शुरुआत करवाया था उसने। तिरहुत को किस वैनवाड़ वंश के शासक की छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? तो देखिए शिव सिंह के समय में जो है ना उन्होंने रचना की है अपनी, और वो शिव भक्त ही थे एक तरह से। देखिए तो उगना वगैरह की जो कहानी है ना वो शिव जी को लेकर के है। तो आप देखिए एक तरह से राजा को खुश करने के लिए जो है ना किस तरह से शिव जी को प्रोत्साहित किया जा रहा है कवि विद्यापति के द्वारा। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। तो ये हैं तबकाते नासिरी। प्रमुख स्रोत क्या हैं? ये है तबकाते नासिरी। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो ये विद्रोह किया था दरिया खां नुहानी ने। बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ? ये प्रयोग हुआ 13वीं शताब्दी में। वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? ये मिलता है तबकाते नासिरी में। किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर का नाम दिया था? तो ये दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको तुगलकपुर नाम दिया था। किस सुल्तान ने तिरहुत तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किए थे? तो ये किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए थे? तो ये दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है ना वो राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिया था। तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे। तो ये रहे थे मलिक बया और मजदूल मुल्क। मलिक बया और मजदूल मुल्क ये दोनों रहे थे। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया था? तो ये किया था सिकंदर लोदी ने। बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था? तो ये था मनेर में। बिहार शरीफ स्थित मलिक बया के मकबरे की विशिष्टता है? तो इसकी विशेषता है सलामी दीवारें यानी बैटर्ड वाल और लंबोतरा गुंबद अथवा कॉनिकल डोम, ये दोनों इसकी विशेषता है। मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है? तो ये मजार है मखदुम याहिया मनेरी का। देखिए मुखदुम याहिया मनेरी यहाँ पे लिख दीजिए, ये बेस्ट रहता है याद करने के लिए। चेरो वंश एवं उज्जैनिया वंश, इसको देखते हैं। पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ था? तो खड़वाड़ का उत्थान हुआ। पाल सत्ता के पतन काल में बिहार राज्य में किस जनजाति ने अपना राज्य गठित किया? तो ये भार ने अपना राज्य गठित किया। 12वीं शताब्दी में पश्चिमी बिहार चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन राज्य संगठित हुआ? तो ये था चेरो राज्य। चेरो राज्य संगठित हुआ। चेरो राज्यों का संघर्ष किन मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ? तो देखिए इसका जो है ना तुगलक के साथ इसका हुआ, सूड वंश के साथ हुआ और मुगल से इसका हुआ। चेरो राज्य का संघर्ष है ना इन तीनों के साथ इसका हुआ था। तुगलक, सूड और मुगल के साथ चेरो राज्य का संघर्ष हुआ। दलपत शाही का संबंध किस राज्य से था? दलपत शाही का उज्जैनिया राज्य से था। दलपत शाही जो है इसका संबंध था उज्जैनिया राज्य से। चेरो
शासकों को शाहाबाद क्षेत्र में विस्थापित किया? तो ये किया था उज्जैनियों ने। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किसकी सहायता प्राप्त की थी? तो चेरो शासकों की सहायता प्राप्त की थी शेरशाह ने। शेरशाह तो असल में बिहार के शेर वही होंगे। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश था, तो ये था चेरो वंश। पाल वंश के उपरांत चेरो वंश ने शाहाबाद, सारण, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर के जिलों में अपनी सत्ता स्थापित की थी। किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की थी? तो ये की थी फूलचंद ने। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? तो ये हुआ था उज्जैनिया शासकों के द्वारा इसका पतन हुआ। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? तो ये हुआ उज्जैनिया शासक के द्वारा हुआ। भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक था। अब देख लेते हैं कौन था शासक। देखिए ये थे संतन सिंह। भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन थे? तो ये थे संतन सिंह। संतन सिंह का मूल नाम देवराज था। यह उज्जैनिया, डुमरांव, बक्सर एवं जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण शक्ति थी। भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी रही थी, तो ये रही थी ढावा, बिहटा, बक्सर। ठीक है ना, ये सब रही थी ढावा, बिहटा, बक्सर। भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी रही थी, तो ढावा, बिहटा, बक्सर तीनों रही थी। भोजपुर में उज्जैनी शासक निम्न में से कौन नहीं थे? तो बाघमल नहीं थे। ठीक है ना, बाघमल नहीं थे। बाकी संग्राम सिंह थे, राजा राम शाही थे, राजा नारायण मल थे। चांद एवं मुंड जो चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं, से ये संबंधित हैं शाहाबाद के चेर से। चंड एवं मुंड जो चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं, ये संबंधित हैं, तो शाहाबाद के चेर से जुड़े हैं ये। बिहार में अफगान राज्य को लेकर के हम लोग देखते हैं। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी, तो ये थी नुहानी कबीले की। सिकंदर लोदी ने 1895-96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? तो ये नियुक्त किया था दरिया खान नुहानी को। हुसैन शाही सरकी को पराजित कर इसे बिहार का प्रभारी बनाया गया था। बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक था, तो ये था मोहम्मद शाह नुहानी। मोहम्मद खां नुहानी का असल नाम बहार खां था। इसने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। उत्तर बिहार का क्षेत्र सारण इत्यादि एक अन्य अफगानी नुसरत खां बंगाल के सुल्तान के अधीन था। महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? तो ये किया था जलाल खां को। यह मोहम्मद शाह नुहानी का पुत्र था। सूर साम्राज्य, शेरशाह सूरी 1540 से 45 तक, इसको देखते हैं। सूर वंश की स्थापना की थी, तो ये की थी शेरशाह ने। शेरशाह का बचपन का मूल नाम फरीद खां था। शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी थी, तो ये दी थी मोहम्मद नुहानी ने इसको दी थी। एक शेर मारने के उपलक्ष्य में उसे शेर खां की उपाधि दी गई थी। शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे, तो ये जागीरदार थे सासाराम के। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? तो जलाल खां का। बिहार में शेर शाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ था? तो सूरजगढ़ा के युद्ध के साथ। शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? देखिए हुमायूं को तो उसने बहुत पराजित किया, ठीक है ना। तो उसने चौसा का युद्ध में भी पराजित किया था, चौसा के युद्ध में भी, और बिलग्राम अथवा कन्नौज का युद्ध में भी उसको पराजित किया था। तो शेरशाह ने बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? ये मिलता है तारीख़ दाऊदी में। शेरशाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई? तो ये हुई थी कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध।
कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध में शेरशाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना हुई थी। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था तो ये था सहसराम। बिहार का अंतिम अफगान शासक था तो ये था दाऊद खां करारानी। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? ये था दाऊद खां करारानी। आगे देखते हैं। शेरशाह का मकबरा है तो कहाँ है? तो सहसराम में है। शेरशाह का मकबरा है सहसराम में। शेरशाह का मकबरा अफगान स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। शेरशाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है तारीख़ दाऊदी में। तारीख़ दाऊदी की रचना अब्दुल्लाह ने की है। तारीख़ दाऊदी की रचना किसने की है? अब्दुल्लाह ने की है। शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया? तो शेरशाह द्वारा जो है जब्ती प्रणाली की शुरुआत हुई थी। सिकंदरी गज या शाम की डंडी का प्रयोग शुरू हुआ था और रुपया का प्रचलन किया था। तो ये सब सुधार जो है ना, इसको अकबर ने भी आगे जारी रखे थे। बिहार राज्य में स्थित सासाराम रोहतास के किले का निर्माण करवाया तो ये करवाया था शेरशाह ने। निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किए गए? देखिए, इबादत खाना का निर्माण नहीं कराया गया, ठीक है ना। इबादत खाना वैसे कोई ढंग की चीज़ भी नहीं होती है। इबादत खाना में आप जाके क्या कर लेंगे? अरे जंगलों में बैठ के प्रार्थना कर लीजिए। तो देश की भूमि का सर्वेक्षण करवाया था शेरशाह ने। ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया जिसको सड़क आजम कहते हैं। किसान को पट्टा तथा कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की थी। ये सब की थी शेरशाह सूरी ने। बहुत महान काम किए थे। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण करवाया था तो ये करवाया था शेरशाह ने। सहसराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? तो शेरशाह सूरी का, हसन खां सूर का और इस्लाम शाह का, तीनों का मकबरा है सहसराम में। ये तीनों का मकबरा है सहसराम में। मैं जब शेरशाह सूरी के मकबरे में गया था तो वहाँ बहुत सारी कब्रें थी। कोई बताने वाला गाइड नहीं था, लेकिन मैंने इस बात को लेके जज किया कि जितने भी शहंशाह के करीबी लोग हैं सब वहीं आराम से अपनी अंतिम नींद सो रहे हैं, चैन की नींद। शेरशाह के मकबरे के संबंध में क्या सही है? देखिए, तो यह झील के मध्य में स्थिर अष्टकोणीय आकार का है। वह बहुत भव्य है, बहुत शानदार है। मैं गया हूँ वहाँ। यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है जिसके चारों ओर सीढ़ियाँ हैं, सही है। इसकी छत एक भव्य गुंबद के रूप में है। बिल्कुल एकदम शांत जगह है। यकीन नहीं होता कि बिहार में इतनी शानदार जगह भी है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था तो ये बनाया था शेरशाह ने, ठीक है ना। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने। सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख वड़न किस अफगान शासक के समकालीन थे? तो देखिए, ये थे शेरशाह के और इस्लाम शाह के, दोनों के समकालीन थे। तो शेख वड़न जो थे वो समकालीन थे शेरशाह के और इस्लाम शाह के। अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा है, अंतिम मकबरा है इस्लाम शाह का। शेरशाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारें थी? सरकार यानी प्रमंडल। तो ये जो सरकारों की संख्या थी ना, वो थी 7। शेरशाह द्वारा पटना और नगढ़ को बनाने में कितना व्यय हुआ था? तो 5 लाख रुपए का व्यय हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मुगलकालीन बिहार से शुरू करेंगे और जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे। अभी 22 पेज नंबर से 43 पेज नंबर पे हम लोग आए हैं, फिर इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, यहाँ से 30 मार्क्स की आपकी तैयारी हो रही है। प्रश्न नहीं छूटेगा। एक ही किताब से भी अगर कोई पढ़ते हैं ना तो 30 में से 27-28 नंबर उसके क्लियर हो जाएंगे। फिर भी बहुत लोगों के डिमांड पे मैंने सभी किताबों का जो जिस्ट है ना, यही बिहार वाले प्लेलिस्ट में दे दिया है। जिसको जिस किताब को पढ़ने की इच्छा करे वहाँ से वहीं से वो पढ़ सकता है, उसको रिवाइज कर सकता है। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।